सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी से। धनखड़ जी का वकालत से लेकर सियासत तक का लंबा सफर रहा है। राजस्थान में जाटों को रिजर्वेशन दिलाने में उनकी अहम भूमिका भी रही है। वो झुंझुनू से सांसद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहने के साथ धनखड़ जी राजस्थान बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो मुखर राजनेता रहे हैं, वक्ता रहे हैं और तमाम देश के बड़े मामलों में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम बड़े मुद्दों पर अपना प्रतिनिधित्व अदालतों में खड़ा होकर भी देते रहे हैं और राज्यपाल के रूप में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कई मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके मतभेद की खबरें भी सामने मीडिया में आती रहती हैं। धनखड़ जी से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। धनखड़ जी, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार उपेंद्र जी। नमस्कार सर। एक तरफ पश्चिम बंगाल कोरोना का मुकाबला करने में व्यस्त है तो दूसरी ओर प्रदेश में सुपर साइक्लोन अम्फान ने भी काफ़ी कहर बरपाया हुआ है। एक साथ दो चुनौतियां, दो आपदाएं कैसे लड़ रहा है पश्चिम बंगाल? उपेंद्र जी, पश्चिम बंगाल के सामने बहुत कड़ी चुनौती है जी, और इस कसौटी को सही तरीके से पार करने के लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य में सामंजस्य हो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लंबे समय से केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री ने कर रखी है। उनका एक स्टांस निश्चित है। केंद्र की तरफ से कुछ निर्देश आए, केंद्र की तरफ से कुछ सुझाव आए तो उसको वो पालन नहीं करना चाहते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। मैं किसान का बेटा हूं। पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसान हैं। पूरे देश के किसानों को अब तक 10,000 प्रति किसान मिल चुका है पीएम किसान योजना के तहत। हमारे राज्य के 70 लाख किसानों को 7,000 करोड़ रुपए मिलते। राज्य सरकार का उसमें कोई अंश नहीं है, वो सीधी किसान के खाते में जाती। उनको एक पैसा नहीं मिला क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को डेटा नहीं दिया। कितना क्रूएल जोक किसान के ऊपर है। किसान के 7,000 करोड़ रुपए की लात मारना उसके पेट पर, जो हमारा अंदाजा है कितनी विकट समस्या है। यहाँ के किसानों की हालत में जानता हूँ। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक किस्त को प्रीपोन किया। हमारे प्रांत को 1400 करोड़ रुपए मिलते, नहीं मिले। जनवरी में सबको मिले, हमारे यहाँ नहीं। कोविड के दौरान हमने देखा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नोज डाउन कर गया, कोलैप्स हो गया एक तरीके से। आयुष्मान भारत क्यों अप्लाई नहीं किया गया? 60% तो केंद्र का योगदान था। उसका मतलब मात्र किसी को सहायता करना नहीं है। देयर वुड हैव बीन लेटर डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक्स, पैरामेडिकल स्टाफ आता, स्किल डेवलपमेंट होता, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में हम बहुत चिंताजनक स्थिति में हैं। धनखड़ साहब, आप ये बताएं कि ममता बनर्जी जी का मन दूध की तरह बार बार क्यों फट जाता है जब केंद्र से कोई सुझाव आता है, कोई राज्य सरकार को कुछ करने के लिए कहा जाता है? इसका भी तो कुछ कारण होगा, उनके भी तो कुछ रिजर्वेशन होंगे, उनकी भी कोई सोच होगी कि वो यूं ही तो नहीं विरोध करती होंगी। उपेंद्र जी, 9-10 महीने में मैंने देखा है जी, ममता जी अपना राजनीतिक चश्मा नहीं उतारते। हर मुद्दे पर राजनीति को वो प्राइमेसी देती है। इस संकट की घड़ी में राजनीति को अलग करना आवश्यक है। आज के दिन हम देख रहे हैं राज्य में प्रतिपक्ष का कोई सांसद ऐसा नहीं है, प्रतिपक्ष का कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिसके खिलाफ पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज नहीं कर रखे। रूलिंग पार्टी को इम्यूनिटी है, एक विशेष वर्ग को इम्यूनिटी है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मैंने ममता जी से अनुरोध किया है, हाथ जोड़कर विनती की है, यह समय पॉलिटिकल बैंक को देखने का नहीं है, यह समय राजनीति करने का नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों का तो क्वारंटीन कर दें और अपने लोगों को खुली छूट दे दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूरे प्रांत के हर व्यक्ति को 3 महीने के लिए फ्री राशन है। 5 किलो राइस प्रति व्यक्ति पर मंथ, 1 किलो दाल प्रति फैमिली पर मंथ।
आप ये देखिए, उसमें राजनीति, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हवाले कर देना, ये कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। और जब हम एक युद्ध लड़ रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ, तो क्या आवश्यकता थी कि वस्तु स्थिति की जानकारी जनता को नहीं दें? कोविड किसी के निमंत्रण पर नहीं आया है, कोविड सेक्युलर है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी आइडियोलॉजी से लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल पूरे विश्व के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। जाहिर सी बात है, इस बात को ममता जी भी जरूर समझ रही होंगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के साइक्लोन प्रभावित इलाके का दौरा ममता बनर्जी जी के साथ बैठकर किया और हर संभव मदद का ऐलान किया। उनके इस दौरे का कितना कुछ असर देखा जा रहा है और कितनी मदद पहुंची है ग्राउंड? एक तो प्रधानमंत्री जी ने बिना समय गंवाए हुए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ रही, ये एक बदलाव था और मैंने इसकी सराहना की जी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मैं भी साथ में था, हमने 1 घंटे तक पूरा दौरा किया। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा, राज्य की जनता के साथ केंद्र सरकार पूरी तरह खड़ी है, जितनी आवश्यकता होगी नियमानुसार पूरी दी जाएगी, बिना किसी देरी के दी जाएगी, निश्चित रूप से दी जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जाते ही जो वादा 1000 करोड़ का किया था, वो तुरंत उन्होंने राज्य को भिजवा दिया उसी दिन। मेरा यह मानना है, यह समय किसी के लिए राजनीति करने का नहीं है, कोई राज्य में हो चाहे कोई बाहर हो, यह समय जनता को राहत देने का है। जब यह तूफान आया, कलकत्ता ने अपने इतिहास में, उपेंद्र जी, ऐसी स्थिति नहीं देखी जी कि 10 दिन तक कलकत्ता जैसा शहर पूरी तरह अस्त हो जाए, वहां बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, कनेक्टिविटी नहीं हो, एक्सेसिबिलिटी नहीं हो, और पहले की तैयारी एकदम जीरो। यदि अगर बिजली के पोल तूफान आने के 3 दिन बाद ऑर्डर किए जा रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है? मैं साधुवाद देता हूं इंडियन कोस्ट गार्ड को। मेरी उनसे चर्चा हुई और मैंने कहा कि आपकी क्या तैयारी है? उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदय, समुद्र में किसी एक की भी मौत नहीं होगी, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा, हमारे जितने शिप्स हैं उनको हम सही एंकर कराएंगे। बीएसएफ ने बहुत सराहनीय काम किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। 2 सप्ताह पहले बता दिया गया था लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल में कलकत्ता चपेट में आएगा, कलकत्ता चपेट में आने के बाद हमें पता है क्या कुछ होगा। हमारी तैयारी नहीं, तू मैं चालू होगी, संस्थाओं में तू मैं चालू होगी, मंत्रियों में तू मैं चालू होगी, और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात सोच रही। सर, ये मौका ममता जी के बारे में सर ये कहा जाता है कि वो अपने अधिकारियों का बहुत ध्यान रखती हैं और अधिकारियों पर बड़ा भरोसा करके चलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा उनके साथ है। ऐसी स्थिति में जो आप बता रहे हैं, इसको किसकी गलती मानी जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, मौके पर पॉलिटिकल आदमी नहीं बैठा है, मौके पर अधिकारी पहले बैठा है, पॉलिटिकल आदमी उसके बाद में आता है। तो क्या मानते हैं कि जो अम्फान तूफान को डील करने में जो एहतियात और प्रिकॉशन लेना चाहिए था राज्य के अधिकारियों को, सही समय पर उनको दिशा निर्देश नहीं मिला, क्लियर मैंडेट नहीं मिला, या अधिकारियों की लापरवाही थी जिसके कारण ये सारी चीजें कलकत्ता जैसे शहर में और वेस्ट बंगाल के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिली? मैं बताता हूं आपको जी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दायित्व है, प्रमुख दायित्व है। बिल्कुल। ये ऐसी संस्था है जहां कुर्सी पर नेताजी सुभाष बोस बैठते थे। कार्यकाल खत्म होने के बाद बैकडोर एंट्री से राज्य के एक मंत्री को बैठा दिया गया, झगड़े चालू हो गए, कोई तैयारी नहीं हुई, विज्ञापन में अपना फोटो देते रहे। वी जस्ट हैड नो प्रिपरेशन एट ऑल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब आर्मी को 3 दिन बाद बुलाया, तब जाकर कहीं हालात के अंदर कमी आई, हालात सुधरने लगे, लोगों का कॉन्फिडेंस हुआ, आर्मी डिड एक्सेलेंट वर्क। उसमें भी टिक्का टिप्पणी के अंदर कुछ ऐसी बातें कह गए जो वर्तमान में मंत्री हैं फिराद हकीम, जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। बिल्कुल। टेलीविजन पर नहीं बता सकता इस बात को, जाहिर सी बात है, कुछ बातों की मर्यादा है, वो मर्यादा में रहनी चाहिए। सर,
पश्चिम बंगाल देश के उन टॉप 10 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। इस समय आपके अनुसार क्या हालात हैं राज्य में? देखिए, राज्य के हालात तो मैं चिंताजनक कहूंगा जी। क्योंकि माइग्रेंट लेबर जब आए तो माइग्रेंट लेबर का ध्यान देने के अलावा हम एक नए राजनीतिक जंजाल में फंस गए। और राजनीतिक जंजाल के अंदर ये होता रहा कि इनको क्यों भेजा जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है। तो मुझे आग्रह करना पड़ा कि जो माइग्रेंट लेबर है वो हमारे सन्स एंड डॉटर्स हैं, वो यहाँ से बाहर क्यों गए? क्योंकि उनके पास यहाँ रोटी कमाने का कोई साधन नहीं था। वो इतने लंबे समय में, इतने स्ट्रेसफुल पीरियड में अपने परिजनों से मिलने क्यों नहीं आएंगे? वी शुड हैव बीन रेडी, वी मस्ट बी रेडी। और हमें उनके आने का ये नहीं कहना चाहिए कि वो कोविड कैरियर्स है, वो आ रहे हैं। वी मस्ट फुल्ली कंप्लाई विद द लॉकडाउन प्रोटोकॉल। अब मैंने देखा है, चिंता का विषय है, देखिए चिंता का विषय लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चीज है। कलकत्ता पुलिस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 3 ऐसी घटनाएं हो जाएं जो सबको अचंभित करती हैं, दहला देती हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर विद्रोह की स्थिति होना, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर ऐसे वातावरण को होना कि माननीय मुख्यमंत्री को प्रातःकाल जाना पड़ा, 4th आर्म्ड कांस्टेबलरी के साथ ऐसा होना। और उसका कारण एक है, स्थिति का जायजा नहीं है। आपको डेमोक्रेटिक सिद्धांत के तहत ही लड़ना पड़ेगा। राज्य का मीडिया का क्या हाल है? एडिटर जैसा व्यक्ति पुलिस बुला रही है इंटरोगेशन के लिए, उनका इस्तीफा हो गया है। आनंद बाजार पत्रिका एक बड़ा अखबार ही नहीं है। यह परिलक्षित करता है कि बंगाल का कल्चर क्या है, पत्रकारों पर कितने मुकदमे हैं, उनको ओपनली धमकाया गया कि हम आपको देख लेंगे। पत्रकार क्या करता है? पत्रकार यही तो करता है कि वो सही खबर दे। व्हाई शुड यू शूट दी मैसेंजर? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उपेंद्र जी, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब तभी है कि स्पीच के बाद ही फ्रीडम हो। जाहिर सी बात है, कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ रहे हैं सर, ये सवाल प्रवासी मजदूरों को लेकर है। अभी तक राज्य में कितने मजदूर वापस आ गए हैं और कितने मजदूरों को पश्चिम बंगाल से वापस भेजा जा चुका है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तो यहां तक कहा है कि राज्य सरकार मजदूरों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। ये पूरा मामला क्या है सर? देखिए, मैं राज्यपाल होने के नाते मैं टीका टिप्पणी नहीं पढ़ना चाहता जी। मेरा रवैया सकारात्मक है। बिल्कुल, मेरा उद्देश्य है कि मैं सरकार के साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहूं, मैं सरकार का मार्गदर्शन करूं कोई आवश्यकता हो तो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा आप समस्याओं को मुझे समय रहते क्यों नहीं बताते, हम मिलकर उनका समाधान निकालेंगे। पर हम ऐसा रवैया नहीं ले सकते कि जो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सोइल हैं, जो अपने घर आना चाहते हैं, संकट की घड़ी में अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं, पूरे देश में ऐसा वातावरण है, हम उनको क्यों रोकें? क्योंकि हमारी तैयारी ठीक नहीं है। और आकर भी कुछ ऐसे विवेकपूर्ण कार्य हो गए जिनसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी। कहीं कहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसको कॉम्युनल एंगल देने लग गए। मैंने बड़ा आग्रह किया सबसे, ये मौका नजरअंदाज करने का है, ये मौका किसी की कमी देखने का नहीं है। ये मौका ये है, व्हाट कैन यू गिव टू द सोसाइटी, हाउ कैन यू हेल्प देम। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि थोड़े रवैये में बदलाव की बात है। किस बात का जन केंद्र सरकार से, किस बात का जन राज्यपाल से? आपको कानून तो मानना पड़ेगा। अब कानून की स्थिति यह है कि भारतीय संविधान को हर मामले में ताक पर रखना, राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना और घटना की नजाकत को अंदाज सही तरीके से आकलन न करना, ये मैं विवेकपूर्ण नहीं मानता हूं। पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को आगाह किया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर आप सड़क पर क्यों हैं? आप तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों तुरंत यूनाइटेड नेशंस जाना चाहते हैं रेफरेंडम के लिए? आप क्यों नहीं देश के अंदर कोई चीज देखना चाहें? आते ही उन्होंने एक वाई लूटने के लिए ग्लोबल एडवाइजरी फोरम कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ राज्यपाल की हैसियत से कि ग्लोबल एडवाइजरी फोरम की एडवर्टीजमेंट तो आपने देश भर में छपवा दी, फ्रांस में खूब छपवा दी, अच्छा खासा खर्चा कर दिया, उसे किया क्या है? कुछ बताएं तो सही। हम संकट की घड़ी में हैं, हमें कौन राहत दे रहा है, कौन मार्गदर्शन दे रहा है? तो एक जवाब आ गया, सवाल इनफॉर्मल है। सर, सवाल तो बहुत है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं।
इसी तरह विदेशों में फंसे लोगों को लेकर भी राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल के साथ पक्षपात हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे यहां पर उपेंद्र जी, आप ये मानिए 24 घंटे जानकारी आती है जी। विदेश की जितनी जानकारी मेरे पास आई है, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने मालदीव का मामला उठाया, सुजान चक्रवर्ती जी ने और लोगों ने उठाया। केंद्रीय विदेश मंत्रालय बड़ा सतर्क है। राज्यपाल ने अनेक पत्र उनको लिखे हैं, सकारात्मक कार्यवाही हुई है, अच्छे नतीजे निकले हैं। मैं ये नहीं मानता कि डिस्क्रिमिनेशन है। यहां भी उनका जो राजनीतिक वायरस है, जो पॉलिटिकल डीएनए है, वो ऊपर आ रहा है। प्रांत में देखिए, हमारे माइग्रेंट लेबर जहां जहां थे, हमारे स्टूडेंट जहां जहां रुके हुए हैं, हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मैंने तो यहां तक कह दिया, यदि अगर फ्लाइट रिज्यूम होनी थी, अचानक राज्य सरकार ने निर्णय किया कि 5 दिन बाद रिज्यूम होगी। जिन विद्यार्थियों ने टिकटें ले ली थी, जो दिल्ली आ गए थे, उनकी हालत आप समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल का जो निवास दिल्ली में है, बंग भवन, उसको खोल दीजिए, उनको सहायता दीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब टिकट कैंसिल होती है तो सबकी इतनी हैसियत नहीं होती कि दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में रातों रात रुकने के लिए होटल, गाड़ी और तमाम ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर लें। हम लोगों ने भी अपने शुरुआती दिनों में इस तरह की मुश्किलों का सामना किया है। बड़ी मुश्किल होती है, समझ सकते हैं इस बात को। आपने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की जब सराहना की तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने आपको बीजेपी का प्रतिनिधि करार दे दिया। इससे पहले भी कई घटनाएं आपके साथ हुई जो राज्यपाल के पद की गरिमा के प्रतिकूल गईं और आप व्यक्तिगत रूप से बहुत आपको ठेस लगी। आपने कई बार इन सब बातों का जिक्र किया है। खास तौर पे कल्याण बनर्जी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? उपेंद्र जी, मैं राज्य के हर राजनीतिक दल के नेता से रोज संपर्क करता हूं जी। आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ रूलिंग पार्टी के नेता से मेरा संपर्क नहीं हो पाता है। मैं उन सांसदों के भी टच में हूं जो टीएमसी के हैं। सबने तो नहीं, 5-6 ने मुझे कह रखा है, धनखड़ जी हमारा ट्विटर हमारे पास नहीं है, हमारा ट्विटर हैंडल और कोई ऑपरेट कर रहा है, उसके ऊपर जो तीखी बात आपके लिए कही जा रही है उसके लिए आप हमें क्षमा करते हैं। मैं मर्यादा में रहकर किसी का नाम नहीं बताऊंगा। आई डोंट टेक इल ऑफ इट। पर हालात देखिए, भारत की डेमोक्रेसी में संसद में पहुंचने वाला व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसको जनता ने इतना जबरदस्त समर्थन दिया है, वो अपने ट्विटर हैंडल की सुरक्षा नहीं कर पाए। क्या इस प्रकार का घिनौना कृत्य भारत की राजनीति को कलंकित नहीं करता है? जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, और जो सरेंडर कर रहे हैं, दे आर फेलिंग द नेशन, दे आर फेलिंग द वोटर, दे आर फेलिंग देयर कॉन्शियंस एंड दे विल बी आंसरेबल टू देमसेल्व्स। कि क्या कभी कोई ऐसा कर सकता है? धनखड़ साहब, कल्याण बनर्जी की बात है जी, बताएं जी। मेरे मित्र हैं जी, और मित्र कुछ भी कह सकता है, मैं बुरा नहीं मानता। जब वो मेरे से एक बार बात की थी तो कुछ और कहते हैं, पब्लिक में कुछ और कहते हैं। ही इज अलाउड टू डू हिज पॉलिटिक्स, आई हैव नो डिफिकल्टी। धनखड़ साहब, ममता जी देश के कुछ चुने हुए वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। जब विपक्ष में प्रधानमंत्री के नाम के लिए खोज की जाती है तो उसमें ममता बनर्जी जी का भी नाम आता है। 1, 2, 3 में उनका भी नाम आता है कि अगर विपक्ष में कभी कोई प्रधानमंत्री बना तो ममता बनर्जी जी भी एक कैंडिडेट हो सकती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। जब उनकी इतनी लंबी उनकी राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी हो चुकी है, काफ़ी समझदार और प्रूडेंट मानी जाती हैं, डिसीजन मेकर हैं, जाहिर सी बात है राजनीति में जिद और डिसीजन मेकिंग दोनों का बड़ा एक अपना अहम स्थान है। ऐसे में आपके साथ या केंद्र के साथ उनका सामंजस्य इतना ज़्यादा खराब कैसे हो जाता है? यहाँ पर उनकी डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है या जो क्वालिटी है फेल क्यों कर जाती है? उपेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ममता जी एक बड़ी नेता हैं,
सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, रेलवे मंत्री रह चुकी हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं। मैं बड़ा आदर करता हूं, और मैंने तो 9-10 महीने में कोशिश कर ली, ममता मुझे नहीं मिली। मैंने ममता जी से क्या, मेरे से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टेंसिंग आपने क्यों कर रखा है? कोई जवाब नहीं है। जब उनसे चर्चा करता हूं, शी इज अ फाइन पर्सन, रिमार्केबल पर्सन। पर हालात यह है, ममता जी खुद की स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रही है फिलहाल। ममता जी की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। मैंने ममता जी को बहुत आगाह किया है, ममता जी मैं संविधान की स्क्रिप्ट मानता हूं, आप संविधान की स्क्रिप्ट मानिए और अपनी आत्मा की स्क्रिप्ट मानिए। पर यदि अगर एंड उपेंद्र जी, इट इज ओपन सीक्रेट, a secret known to one and all, that part of governance has been outsourced. That's a matter serious very for me. My oath requires me to protect the Indian Constitution and serve the people of state of West Bengal. मैं जानता हूं मंत्रियों के क्या हालात हैं, मंत्री कैसे आपस में लड़ रहे हैं, क्या यहाँ के हालात हैं। मैं तो मीडिया से आग्रह करूंगा, मैं पश्चिम बंगाल का सही चित्रण नहीं कर सकता, मैं यहां नहीं कर सकता कि हमारे हालात कितने गंभीर हैं। आप पश्चिम बंगाल में आकर कुछ समय बिताइए। मैंने कल प्रेस क्लब से बात की, मैंने प्रेस क्लब को कहा कि जब 4 घंटे तक राज्यपाल का पूजा कार्निवाल के अंदर एक तरीके से सेंसर हुआ, मैं नहीं बोला, प्रेस क्लब को नहीं कहा मैंने। जब विधानसभा में राज्यपाल के एड्रेस को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया, द ओनली एड्रेस टू बी ब्लैक्ड आउट, न किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैं प्रेस क्लब के पास नहीं गया। पर मैंने कहा प्रेस क्लब को, आज आपके घर की आग लगी हुई है, देयर इज अ फायर इन योर हाउस। पूरी एग्जीक्यूटिव प्रेस क्लब की थी, उनके अध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे। हमारी जो बात हुई किसी अखबार में नहीं छपी। आपको आश्चर्य होगा, कभी ऐसा हो सकता है? धनखड़ साहब, आमतौर पर आरोप लगता है मोदी सरकार के ऊपर कि पूरी मीडिया पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं छापी, नहीं दिखाई गई, तो हो सकता है कि केवल वेस्ट बंगाल की परिधि में बात मानी जा सकती है, लेकिन देश स्तर पर तो नहीं माना जा सकता। उपेंद्र जी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा जी, मीडिया की बात नहीं छपी, एडिटर के इंटरोगेशन के नोटिस की नहीं छपी, पत्रकारों पर मुकदमों की नहीं छपी, पत्रकारों की धमकी की नहीं छपी, अखबारों पर तुरंत ऐड बंद करने की नहीं छपी, एक्रेडिशन तुरंत विड्रॉ करने की नहीं छपी। मुझे तो नहीं पता लगा आज तक कि किसी ने इतनी हिम्मत कर ली हो कि मुख्यमंत्री से यह प्रश्न पूछे कि 40,000 टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आए कोविड-19 में। मुझे सार्वजनिक रूप से पूछना पड़ा। मुख्य सचिव जब मेरे से मिलने आए, मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग, 40,000 सैंपल्स टेकन, उनकी रिपोर्ट नहीं आना, समय निकल जाना, हम कितना घातक काम कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। लोग क्वारंटीन हो गए, चले जाएंगे, रिपोर्ट आ गई कोविड पॉजिटिव, फैल जाएगा, नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेरे फिगर को डिस्प्यूट किया और कहा कि नहीं, ये तो 20-25 जारी है। मैंने कहा चेक कीजिए, 40,000 से भी ज्यादा है। सार्वजनिक रूप से मैंने मांग की है। मैं ये कहता हूं, संकट की घड़ी में कम से कम भारत के संविधान की आत्मा पर तो प्रहार मत करो। तो आप क्या मानते हैं कि केंद्रीय सर्वेक्षण टीम जो वेस्ट बंगाल पहुंचने वाली थी और उसको कुछ एरिया में जाने से रोका गया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो कोविड से जुड़े जो टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको कहीं ना कहीं सरकार दबाना और छुपाना चाह रही थी? उपेंद्र जी, केंद्र की टोली सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं आई, कई प्रांतों में गई। पश्चिम बंगाल अकेला राज्य है जिसने कांटे बोए कि आप क्यों आ गए, कैसे आ गए, बिना बताए कैसे आ गए, क्यों प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, और कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। और उस केंद्र टोली ने इतना सराहनीय काम किया कि उसके बाद हमारी जो लड़ाई कोविड-19 की है उसे पैनापन आया है। धीरे धीरे मैं तो कहूंगा, इट वॉज एन एक्सपर्ट कमिटी, देयर लॉट ऑफ पेशेंस। उन्होंने ज्यादा समय बिताकर, पूरा डायरेक्शन देकर, आंखें खोलकर बताया कि आपको ये करना पड़ेगा।
और धीरे धीरे हालात उस कमेटी के आने की वजह से अच्छे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो डेटा शेयरिंग है, जिसका दुनिया और देश में मजाक बन गया था, उसके अंदर थोड़ा सुधार अब आया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सुधार तो आया है सर। हाल में कोलकाता नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर जारी अधिसूचना के बारे में आपको मीडिया से पता लगा, आपके नाम से ही कार्रवाई की गई और आपको नहीं बताया गया। फिर जब आपने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया, इस बारे में क्या कुछ हुआ था और ऐसा कैसे हो गया? देखिए, राज्यपाल के साथ जंग करने में कोई कसर बाकी ममता सरकार ने नहीं रखी। संविधान की अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आई एम शोइंग लॉट ऑफ पेशेंस। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कभी समय रहते हुए उनके अंदर सही दिशा में काम करने की नौबत आएगी। एडमिनिस्ट्रेटर आपने किन को लगाया? भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद में यू कैन नॉट कंटिन्यू डे लॉन्गर। आपने लगा दी, क्यों बैकडोर एंट्री? व्हाई डोंट यू बिलीव इन योर ऑफिशियल्स? आप लड़ाई के बीच में हैं, मुद्दा उठा, गलती फूड मिनिस्टर की, फूड सेक्रेटरी बदल दिया। हेल्थ सेक्रेटरी सही फिगर बताया केंद्र सरकार को, हेल्थ सेक्रेटरी को बदल दिया। अर्बन सेक्रेटरी ने एक खास बात लिख दी, विद द टॉपर ऑफ हिज बैच, उसको बदल दिया। जब दिक्कत आई कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को, उसको बीच में बदल दिया। इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, इतना बड़ा संकट है, जिनके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। यू आर डिमोरलाइजिंग ब्यूरोक्रेसी। एंड लेट मी टेल यू, पश्चिम बंगाल में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन टोटली पॉलिटिसाइज है। दे आर एक्टिंग लाइक वर्कर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये कहते मुझे बड़ा संकोच है, इसका मैं कई बार यह कह चुका हूं कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। और जो अधिकारी राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल का करें, मेरा उद्देश्य नहीं है, वो बड़ा दुराचरण कर रहे हैं। जो अधिकारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हो सकता है, इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं सेंट्रल मीडिया से, खास तौर से, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द डिफिकल्टीज वी आर। मेरी बात सुनकर आपको लगेगा कि राज्यपाल इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। यहां आने के बाद, स्थिति का आकलन करने के बाद, आप एक ही बात कहेंगे, गवर्नर धनखड़, यू हैव अंडर एस्टिमेटेड द केस। आपने सही स्थिति में नहीं बताई। आपने जिस स्थिति का चित्रण किया है, हालात उससे काफी गंभीर हैं। जाहिर सी बात है, मीडिया के जरिए तमाम तरह की रिपोर्टें आती रहती हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर राज्य सरकार के कौन कौन से फैसले हैं जिसे आप तुगलकी फरमान की श्रेणी में रखते हैं? नहीं, ये शब्द तो मैं उपयोग नहीं करूंगा जी, पर आज का एक दिन लीजिए। चांसलर के नाते मैंने 2 नियुक्तियां कर दी, सरकार ने दोनों रद्द कर दी। कानून में अधिकार मेरा है। गवर्नर के पास चांसलरों की वाइस चांसलरों की नियुक्ति का अधिकार होता है। गवर्नर समस्त यूनिवर्सिटीज का पदेन चांसलर होता है। तो ऐसे में राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कानूनन? कर दिया, नहीं कर सकती। कानून को ये मानते नहीं है। कानून के साथ मुझे लगता है कि यहां की सरकार की बड़ी लड़ाई है। कानून वही है जो वो सही समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कैसी कैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गलत रास्ते पे डाल दिया। वाइस चांसलर मंत्री के साथ धरने पर बैठे, आपने कभी देखा है, सुना है? वाइस चांसलर जो बच्चों के लिए आइडियल है, सिटिंग ऑन अ धरना विद द मिनिस्टर पब्लिकली कहता है हम राज्यपाल की बात नहीं मानेंगे। वेयर आर वी हेडिंग? It is time for Mamata Banerjee to think. She is answerable to the nation. She is answerable to the constitution. She is answerable to the people of state of West Bengal. कलकत्ता तो धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं, और उपेंद्र जी, ग्रामीण इलाकों की हालत बहुत दयनीय है। सुंदरबन इलाके की हालत और भी दयनीय है। मेरे को कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर अब्दुल मेनन ने आकर पूरा चित्रण किया। अधीर रंजन चौधरी जी ने कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे को बात की
कि राज्यपाल महोदय, हमारे प्रांत में क्या हो रहा है, हमारे प्रांत में पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता को कार्य क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज सुबह मुझे कहा है, जब राज्य की सभी राजनीतिक दल आकर राज्यपाल से गुहार करती हैं कि डेमोक्रेसी के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको किस तरीके से छीन-झीन किया जा रहा है, सिर्फ राजनीति को लेकर, और जो असली काम है उसके अंदर कोई एकाग्रता नहीं है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं है, उस पर सिर्फ दोषापन है कि भाई केंद्र ने माइग्रेंट लेबर भेज दिए, इसमें कोविड आ गया। क्या ये कोई लॉजिक हो सकता है? जाहिर सी बात है कि मजदूरों के साथ पहले ही बहुत ज्यादा भद्दा मजाक हो चुका है, उनका तो भरोसा ही सरकार नामक संस्थाओं पर से उठ चुका है। मजदूर तो बहुत ज़्यादा बेबसी और बुरे हालात में है, ये किसी से नहीं छुपा है। इस देश का एक एक नागरिक जानता है कि सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो मजदूरों पर पड़ी है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सख्ती न बरते जाने के काफ़ी आरोप लगे। आप क्या इससे सहमत हैं? क्या वजह है कि लॉकडाउन का पालन बेहतर ढंग से नहीं हो पाया कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के तमाम कुछ सेलेक्टेड एरियाज में? देखिए, एक तो उपेंद्र जी, किसी भी प्रांत के लिए लॉकडाउन की पूरी अनुपालना करना एक चुनौती है। पश्चिम बंगाल में यह चुनौती और भी ज्यादा गंभीर है, और पश्चिम बंगाल में इस चुनौती को हमने भयानक रूप ले गए जब हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। जब लॉकडाउन के शुरुआत में रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कांग्रेगेशन पुलिस की नाक के नीचे होने लग गए, तब 10 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी आई। उन्होंने संकेत दिया कि ये बहुत गलत हो रहा है। चुनौतीपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री ने एक रवैया लिया और उसका फर्क नहीं पड़ता, हालात नहीं सुधरे। मेरा यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में यदि अगर हालात के संबंध में हम सीरियस नहीं हुए, हमने राजनीति को अलग नहीं किया, तो पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं हमारे फिगर बढ़ रहे। 2 दिन पहले वो सबसे ऊपर बढ़े थे। ऐसी परिस्थिति में जनता का ध्यान रखते हुए, सब बातों का ध्यान रखते हुए, वी विल हैव टू एक्ट ओनली इन टॉप गियर, और ऐसा हो रहा है ये मानने में मुझे थोड़ा संकोच है। बिल्कुल सर, समय का अभाव है, आगे बढ़ रहे हैं। एक मुद्दा जरूरतमंदों को सरकारी राशन न मिलने का भी है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सियासत भी हुई। क्या जमीनी हकीकत क्या है राज्य में? जमीनी हकीकत यह है कि 23 मार्च को केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए फ्री राशन दिया, राइस और पल्सेस। जब वो शुरुआत नहीं की राज्य सरकार ने, तो मैंने रामविलास पासवान जी को फोन किया जी, और मैंने कहा, पासवान जी, हमारे राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल और दाल क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, जाहिर सी बात है, उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। 30 साल पहले जब मैं जूनियर मिनिस्टर था तब भी वो कैबिनेट मंत्री थे। तो मैंने आग्रहपूर्वक कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 10 मिनट में सब चिट्ठियां उन्होंने भेज दी कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, राज्य सरकार रोड अटकाई हुई है। तो मैंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और बुलाया, तो मुख्य सचिव ने थोड़ा कहा कि यह है, बड़े प्रयास के बाद जो काम 1 अप्रैल को शुरू होना था वो 20 अप्रैल को हो। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे मॉनिटर करना चाहिए, तो मैंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लगातार रिपोर्ट लेता हूं, लिखित रिपोर्ट लेता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितना चावल आ गया, पश्चिम बंगाल में कितनी दाल आ गई है, नापे से लेता हूं, लिखित में लेता हूं। जब मैंने एक बार ट्वीट कर दिया कि एफसीआई के हिसाब से करीब 6 लाख टन चावल आ चुका है और इतनी दाल आ चुकी नाफेड के हिसाब से, फूड मंत्री को क्या हो गया? बिखर गए कि राज्यपाल क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब मर्यादित बात करना, ये कहां की संस्कृति है? तबलीगी जमात दे चुकी है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने जी, तबलीगी जमात की भी बात कर लिया जाए। तबलीगी जमात के मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठे हैं, सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। क्या ऐसा कुछ ममता बनर्जी सरकार ने किया या यूं ही ये आरोप लगे?
देखिए, मार्कस और निजामुद्दीन की घटना ने जी गणित बिगाड़ दी। पूरे देश में सक्रियता आई, जहां जहां ये लोग गए चिन्हित किया गया और आवश्यक कार्यवाही की। पश्चिम बंगाल के अंदर जब ये मुद्दा उठा तो एक पत्रकार ने हिम्मत कर मुख्यमंत्री जी से पूछा, आपका इस बारे में क्या कहना? उनका एक ही जवाब था, आई डोंट आंसर कम्युनल क्वेश्चन। भाई, आर यू कम्युनलाइजिंग दिस इश्यू? तो मैंने फिर उनका ध्यान आकर्षित किया कि यह बहुत गंभीर मामला है, ये गंभीर मुद्दा है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां देश में गड़बड़ हुई है, उजागर हुआ है, यहां उजागर नहीं कर रहे हैं, पूरी संख्या बताइए। एक अच्छी बात है कि राज्य के गृह सचिव ने कल मुझे पुख्ता जवाब दिया और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा और तुरंत मैंने ट्वीट किया, आई एम हैप्पी यू शेयर द इंफॉर्मेशन। आज के दिन हमारे राज्य में 84 लोग हैं, तो 34 तो इंडोनेशिया से हैं, 9 मलेशिया से हैं, 21 थाईलैंड से हैं, 19 बांग्लादेश से हैं, 1 अमेरिका से है। जी, उन्होंने बताया कहां कहां रुके हुए हैं। मैंने क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि 19 लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश जाने के लिए पहुंच गए। उनका लुकआउट सर्कुलर था, तो लुकआउट सर्कुलर में जब पता लगा तो उनके नोटिस दिया गया, उनको वापस आए। तो मैंने कहा, ये लोग कब से रुक रहे थे, कहां रुके हुए थे, इनका टेस्ट कब हुआ और बाकी कितने लोग हैं? उन्होंने जवाब दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया। धनखड़ साहब, आप गवर्नर भी हैं, आप एक बहुत कुशल न्यायविद भी रहे हैं। जिस तरीके से आए दिन जुडिशरी पे आरोप लगता है कि जुडिशरी ओवर रीच कर रही है, ओवर जुडिक्शन में जाके काम कर रही है, ममता जी की सरकार के कई लोग आप पे भी आरोप लगाते हैं कि ये काम राज्यपाल का नहीं है, जिस तरीके से राज्यपाल ओवर जुडिक्शन में जाके काम कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा ये मानना है उपेंद्र जी, किसी भी संस्था को, चाहे राज्यपाल की संस्था हो चाहे अन्य संस्था हो, कार्य अपने दायरे में करना चाहिए। अपने दायरे के बाहर जो भी कार्य करता है गलत करता है। मैंने ममता जी से बहुत बार पूछा है, क्या आप बता सकती हैं कि मेरा एक भी कदम, और मैं आपको भी कहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, मेरा एक भी कदम संविधान के दायरे के बाहर है क्या? यदि अगर आपको लगे संविधान के दायरे के बाहर है, मैं सुधार लाऊंगा। मैं बहुत सोच समझकर, मैं निश्चित रूप से कह चुका हूं, आई गेट काउंसिल फ्रॉम एवरीवन, मुझे राय कोई भी दे सकता है। और जहां तक कमांड की बात है, मैं कमांड किसी का नहीं लूंगा, मैं कमांड सिर्फ भारत के संविधान का लूंगा। ममता जी की सरकार ने मुझे एक इंस्टेंस लिखित में नहीं बताया है कि राज्यपाल ने यह कदम मर्यादित किया हो या संविधान के बाहर किया हो। मैंने उनको लगातार कहा है, मैं राज्य की जनता का प्रथम सेवक हूं, सिपाही हूं। आपका केंद्र से कोई विवाद है तो मैं आपके साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहूंगा। उन्होंने एक बात नहीं बताई है, सिर्फ एक काम करती है वो तुरंत ही, केंद्र ने इतना धन नहीं दिया। जब ये प्रधानमंत्री जी का 1000 करोड़ का पैकेज आया, मैंने राज्य के वित्त मंत्री को फोन किया और मैंने कहा, माननीय वित्त मंत्री जी, इस 1000 करोड़ के तहत जो कंडीशंस हैं उनकी पालना अवश्य कीजिए, ताकि जहां ये पैसा पहुंचना है वहीं पैसा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है। ऐसा मैंने क्यों कहा बताता हूं जी। 2009 में राज्य में आयल आया था, सुंदरबंस के अंदर बड़ी भारी तबाही हुई थी। केंद्र सरकार ने काफी धन दिया था उस समय और वो धन ज्यादा भाग पहुंचा ममता जी के फर्स्ट टर्म में, उसका उपयोग नहीं हुआ। ऐसा राजनीतिक दलों ने मुझे लिख में दिया। आज ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती ने मुझे बताया है कि आइला के समय वो बड़ा धन सही तरीके से उपयोग में होता तो सुंदरबंस की आज ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि जो भी राशि जाए कम से कम सीधी जाए, जाहिर सी बात है, उसके अंदर कटौती किसी प्रकार की नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सही व्यक्ति के पास सही पैसा पहुंचेगा, उसी को मैं सही राह मानता हूं। बिल्कुल। महामारी के बीच भी लोगों को भोजन बांटने में
सियासत हो रही है, ऐसी खबरें पश्चिम बंगाल से आती रहीं। सरकार पर आरोप लगा है कि बीजेपी के सांसदों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जैसा आप क्वारंटीन वाली बात कह रहे थे। ऐसा किन किन सांसदों के साथ हुआ? कोई अछूत नहीं रहा है, कोई प्रतिपक्ष का नेता अछूत नहीं रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, या भारतीय जनता पार्टी का हो। सांसद चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष में है, हर एक पर अंकुश लगा है। आप ये देखिए, जैसे पुलिस इंतजार कर रही है कि कोई शिकायत करे, हम तुरंत मुकदमा दर्ज कर लें। मुझे सबसे बड़ी चोट लगी, पीड़ा हुई, जब सभी राजनीतिक दलों ने ममता जी को समर्थन दिया कि कोविड की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। ममता जी का बयान आया, अपोजिशन पार्टी आर लाइक वल्चर्स वेटिंग फॉर डेड बॉडी। क्या कोई ऐसी दशा में ये बयान दे सकता है कि अपोजिशन पार्टी गिद्ध है, वो तो डेड बॉडीज का इंतजार कर रही है। मैंने सबको कहा संयम रखिए, ममता जी को आग्रह किया इसको विड्रॉ कीजिए, विड्रॉ नहीं किया उन्होंने। हर मौके पर राजनीति कर कर जनता की दुर्दशा बढ़ती जाए, ये मैं सही गवर्नेंस नहीं मानता। सर, हम लोग अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। समय की काफ़ी पाबंदी है, लेकिन कुछ सवाल आपसे जरूर मैं लेना चाहूँगा। बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों की नर्सें नौकरी छोड़कर जा रही हैं, क्या जानकारी आपके पास है? क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, और मैं ये कहूंगा कि हो सकता है ऐसी विशेष परिस्थिति में अपने परिजनों से मिलने की बात हो। बिल्कुल। पर हमारे जो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ वॉरियर्स हैं, वो काफी स्ट्रेस रहे। पहले तो सही किट नहीं मिलना, फिर प्रशासन का दबाव होना, फिर फिगर्स को फर्ज करने के लिए उन पर और ज्यादा दबाव होना, और सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा है कि कोई बात छिप नहीं सकती है, तो स्ट्रेसफुल वातावरण है। और मेरा ये मानना है कि जितनी जानकारी अखबार में आई है वो न जाते तो अच्छा होता, पर जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं कोरोना में हम सब ये मानते हैं कि कोरोना के काल में एक ऐसा प्रेशर है, एक ऐसा भय है कि सबके परिजन बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए चिंतित हैं, और अगर किसी को मौका मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो दौड़ते हुए अपने घर और अपनी मिट्टी की तरफ जा रहा है। इस बात से बिल्कुल इनकार किसी को नहीं करना चाहिए। महामारी के बीच में ही पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर खबरें आती रहती हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर इस समय आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय तो कोई इलेक्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है? नहीं, मैंने आपको संकेत दिया ना जी, मैंने संकेत दिया ना कि कलकत्ता पुलिस में जो हालात हैं जी, वो आज तक ऐसे नहीं, बिल्कुल वो भयानक। आगे बढ़ रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा को लेकर आगे किस तरह की प्लानिंग है? जो नुकसान हुआ है उसकी कैसे भरपाई करेंगे? क्योंकि कोरोना में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब तरह से चारों तरफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हद तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो अब चूँकि आप जुड़े हुए हैं इससे, आप पदेन चांसलर हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, और पश्चिम बंगाल कहा जाता है कि बहुत जहीन लोगों का राज्य है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का राज्य है। हर तरह के मोमेंट में, आंदोलन में पश्चिम बंगाल से बहुत उल्लेखनीय नाम भारत के इतिहास में दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में आप पश्चिम बंगाल के एजुकेशन व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं राज्यपाल होने के नाते, जो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो क्या कुछ आपकी बातचीत वाइस चांसलरों से हुई? यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सही तरीके से दोबारा चलाया जाएगा? कैसे जो लॉस हुआ है 2.5-3 महीने का, उसको पूरा किया जाएगा? क्या कुछ आपकी योजना है? शिक्षा पूरी तरह सरकार के शिकंजे में जी। वाइस चांसलर पूरी तरह हायर एजुकेशन मंत्री की पकड़ में। उनका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है। धरने पर अगर वाइस चांसलर बैठ जाते हैं मंत्री के साथ, आप हालात समझ सकते हैं। मैं सुधार में लगा हुआ हूं। आज भी मैंने उनको आगाह किया है, कानून की अवहेलना मत कीजिए।
छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैंने उनको बार बार कहा है, किसी भी देश को बर्बाद करने का सबसे तरीका आसान एक ही है, उसके एजुकेशन सिस्टम को कंप्रोमाइज कर दीजिए, उसके एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ दीजिए। हमारी इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। जादवपुर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अच्छा नाम कमाया है। हमारे यहाँ IIT खड़गपुर है, IIM कलकत्ता है, वो भी आगे हैं। पर सरकार हर चीज के ऊपर राजनीति कर रही है। मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि राजनीति को कम से कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूर रखें। राज्यपाल और चांसलर की हैसियत बिल्कुल शून्य करना उनका इरादा है। आप समझ सकते हो, क्या राज्यपाल और चांसलर की अनुमति के बिना कोई वाइस चांसलर नियुक्त हो सकता है? अभी तक दुनिया ने कहीं देखा हो? जाहिर सी बात है, मैंने तो नहीं देखा है। पश्चिम बंगाल में मैं 3 बार देख चुका हूं पिछले 4 दिन में। सर, राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? चूंकि अब इंटरव्यू के हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, समय की सीमा काफ़ी आगे निकल चुकी है। राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी जी को आप इन तमाम स्थितियों को हल करने के लिए, कोरोना हो, अम्फान हो, या जो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर हो, या जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैंने ममता जी को कहा जब रक्षाबंधन पर आई, जी, यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर। आप रस्सी को सांप मत मानिए जी। आप आश्वस्त रहिए कि ये राज्यपाल कठिन से कठिन स्थिति में भी भारत के संविधान की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करे। उनको इस बात पर विश्वास नहीं। क्यों विश्वास नहीं है? उन्होंने महत्वपूर्ण काम आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स तरीके से काम नहीं हो सकता। यदि अगर प्रांत में ये हालात हो जाएं कि वरिष्ठतम सांसद का ट्विटर हैंडल को यूज कर मेरा ट्विटर हैंडल को यूज कर उपेंद्र राय जी के बारे में टिप्पणी कर सकता है, तो आप इसके घातक परिणाम देख सकते हैं। मैं इस विषय पर यही कहूंगा, ममता जी, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव इन योर गवर्नर। इफ यू फाइंड देयर इज अ लैप्स इन योर गवर्नर, पॉइंट इट आउट। आज तक नहीं बताया है। मैंने उनको बहुत कुछ कहा है, बीच में लगता है हालात सामान्य हो रहे हैं, अचानक स्क्रिप्ट आ जाती है सामने और सामान्य नहीं हो पाती। पिछले 1 महीने में 5 बार ऐसे मौके आए तो मैंने देखा कि इस काली सुरंग के अंत में मुझे रोशनी दिख रही है। तुरंत मैं देखता हूं स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाते हैं। तो शी विल हैव टू चेंज द स्क्रिप्ट। प्रांत के अंदर मेरा आग्रह है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव माफिया, वी कैन नॉट अफोर्ड टू सैंड माफिया और कोल माफिया और एंगेज इन इलीगल एक्टिविटी। उस पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। यदि अगर एक महिला को सनसेट के बाद साधारण CRPC का नोटिस देने 30 से ज्यादा पुलिस वाले 8 गाड़ियों में चले जाते हैं पिस्तौल से लैस होकर। 160 CRPC तो लाखों नोटिस रोज दिए जाते हैं और उनमें एक ही पुलिस कांस्टेबल नहीं होना, लेडी पुलिस कांस्टेबल नहीं होना। और जब पूछा जाता है आप क्या देने आए हो, का नोटिस का कहां नोटिस है, वो वही लिखा जाता है। कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं राज्यपाल की हैसियत से? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की धज्जियां उड़ रही हैं। आपने पुलिस को पहले तो पॉलिटिसाइज कर दिया, अब आप पुलिस को मिलिशिया कर रहे हैं। वी कांट अलाउ दिस एनार्की टू कंटिन्यू। देयर विल हैव टू बी रूल ऑफ लॉ। इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का हर अंग, चाहे मीडिया हो, कोलैप्स हो रहा है। पुलिस है, मिलिशिया की तरफ जा रही है। धनखड़ साहब, माफिया का पूरा राज है। तो आपकी बात को मैं एक ही लाइन से कह के कंक्लूड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं विश्वास बहाली की बहुत जोरदार और बड़ी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं राज्य के संवैधानिक मुखिया के साथ राज्य की जो है मुख्यमंत्री के विश्वास की वो डोर नहीं बन पा रही है। जाहिर सी बात है कि राज्य के भले में वही होगा कि संवैधानिक मुखिया के साथ मुख्यमंत्री की विश्वास की डोर और मजबूत हो। सहारा न्यूज़ नेटवर्क हस्तक्षेप के लिए आपने वक्त निकाला, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं।
और आप देख रहे थे जैसा कि धनखड़ साहब को किस तरीके से, किस साफगोई से, किस भरोसे के साथ उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और काफ़ी लंबे समय तक, हमारी समय सीमा आधे घंटे थी, लेकिन इंटरव्यू में कैसे समय जो है तेज़ी से भागता गया और 50 मिनट हमने इस इंटरव्यू में पूरा किया। हस्तक्षेप में आज इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे अपने रेगुलर बुलेटिन के साथ।